तो आज की मेजर न्यूज़ है संगीता कलानिधि अवार्ड्स के साथ क्या ये अवार्ड्स होते हैं इसको डिस्कस करेंगे एंड किनको ये अवार्ड इस साल दिया जा रहा है। एक नई कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस हुई है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पैनिक बाइंग फॉर एलपीजी, क्या वो रुक गई है या वो नहीं रुक गई है, उसको डिस्कस करेंगे। एंड क्या है हमारे पास प्रोबेबल कॉजेज जो एलपीजी से रिलेटेड अभी हमें डिस्कस देखने की जरूरत है या डिस्कस करने की जरूरत है। देन यूपीएससी के नए रूल्स अब क्या कहते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे एंड क्यों सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ा। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 16 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू आज हम डिस्कस करेंगे एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपकी यूपीएससी एंड रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपको जरूरी यहाँ पर होंगे समझने भी। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक साइंसेस का एस्पेक्ट भी आज कवर करेंगे जो कि अब स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है एंड यूपीएससी में भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली आपकी जो न्यूज कहती है वीणा एक्सपोनेंट जयंती कुमारेश टू रिसीव संगीता कलानिधि अवार्ड एट म्यूजिक अकेडमीज 100th कॉन्फ्रेंस। तो कहने का मतलब यही है, जयंती कुमारेश जो कि एक वीणा प्लेयर है, ठीक है, वीणा प्लेयर है एंड टू बी एग्जैक्ट सरस्वती वीणा प्लेयर है। एक तरह की स्पेसिफिक हमारे पास वीणा होती है विच इज सरस्वती वीणा, उनके प्लेयर है। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात यहां पर यही है, संगीता कलानिधि अवार्ड एक तरह से कार्नेटिक म्यूजिक यानी कि साउथ इंडियन म्यूजिक की बात कर सकते हो, कार्नेटिक म्यूजिक का एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑस्कर माना जाता है। ठीक है, तो जिसको भी अवार्ड मिलता है बहुत ज्यादा आप कह सकते हो रेवर्ड प्लेयर वो हो सकते हैं, होते भी हैं इनफैक्ट, एंड इक्विवेलेंट टू एन ऑस्कर साउथ इंडिया के अंदर इनको माना जाता है। एक आपकी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पर न्यूज का यही आ गया, नाम ये याद रख लेना। उसके अलावा एक और कैटेगरी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है जो कि अब आपकी डांस के साथ एसोसिएटेड होगी। ठीक है, नृत्य कलानिधि अवार्ड इनॉग्रेशन 20th एनुअल डांस फेस्टिवल पे 2027 जनवरी में की जाएगी। बट आपको ये मैं बता दूं कि ये कैटेगरी भी अब इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अदरवाइज इससे पहले अगर आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ ये म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड था, बट अब डांस यानी कि नृत्य को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जैसे संगीत कलानिधि अवार्ड या संगीता वैसे हम वर्ड यूज करते हैं, बट संगीत है ए साइलेंट हो जाता है, संगीत कलानिधि फॉर म्यूजिक एंड यहाँ पर नृत्य कलानिधि अब आ जाएगा फॉर डांस सेक्टर ऑल्सो। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और जानते हैं थोड़ा सा एग्जाम इसके बारे में, म्यूजिक के बारे में भी, इनफैक्ट रिलेटेड अवार्ड के बारे में भी। कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ संगीता कलानिधि अवार्ड्स। फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट कह रही है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1942 एंड द ओरिजिनल अवार्ड कंप्राइजेस ऑफ अ गोल्ड मेडल एज एंड अ बिरुदु पत्र। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो अब आप ना यहाँ पर नेट पे सर्च करोगे, इवन की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जब आप रेफर करोगे ना, 1942 से पहले भी अवार्ड्स दिए गए थे, बट यहाँ पर हम संगीता कलानिधि अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो अवार्ड्स दिए गए थे अब उनको संगीत कलानिधि बोला नहीं जाता। यहाँ पर जो ये टर्म कॉइन हुई थी वो 1942 के अंदर ही हुई थी। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द ओरिजिनल यू कैन से द अवार्ड कंप्राइज ऑफ अ गोल्ड मेडल एंड अ बिरुदु पत्र ओनली, जिसको हम साइटेशन बोलते हैं। 2005 के बाद से कैश अवार्ड जो है वो इंक्लूड किए, यहाँ पर शुरू किए गए, इंक्लूड किए जाने लगे। एंड कैश अवार्ड अभी के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो 1 लाख रुपीस के आसपास है। ठीक है, 1 लाख रुपीस दिया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। देन एलपीजी बुकिंग्स फॉल टू 77 लाख हिंटिंग लेट अप इन पैनिक बाइंग, यानी कि लोगों को फाइनली ये चीज समझ आ चुकी है कि पैनिक बाइंग यहां पर लोग कर रहे थे एंड अभी जो रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेटली 80 लाख से ऊपर पर डे जा रही थी वो ड्रॉप होकर 77 लाख के आसपास यहां पर आ चुकी है। दैट मींस देयर इज अ ड्रॉप इन बाइंग ऑफ एलपीजी या एलपीजी बुकिंग। तो लोगों को ये समझ आ रहा है, बार बार सरकार यही बोल रही है कि वी हैव एम्पल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, हमारी जितनी भी रिफाइनरीज हैं वो 100% पोटेंशियल पे अपने काम कर रही हैं एंड हमारे पास जो रिक्वायर्ड यहाँ पर एलपीजी होगी भी। तो इंस्टेड कि अगर इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास वेस्ट एशिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके बावजूद भी हम आपको एलपीजी की सप्लाई देंगे, बट द ओनली डिफरेंस कि आपको 25 दिन का वेट करना पड़ेगा बिफोर बाइंग एन अदर सिलेंडर एंड स्टॉक पाइलिंग यहां पर ना हो सके, ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, इसलिए उससे बचें आप। तो फाइनली अब आप देखोगे कि डिमांड धीरे धीरे करके कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और है, दैट इज इंडियन फ्लैग्ड क्रूड टैंकर जिसका नाम है जग लाडकी। ये अब यूएई से इंडिया में आ चुका है, इंडिया के लिए सेल कर चुका है, तो उसको अलाउंस दी गई है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, आपको यहां पर एक वर्ड यूज किया होगा, मर्बन क्रूड ऑयल। ठीक है, मर्बन क्रूड ऑयल। तो मैंने आपको पहले भी क्रूड ऑयल्स के बारे में जब यहां पर बताया था, मैंने आपको बोला था 2 तरह के क्रूड ऑयल्स होते हैं, स्वीट एंड सार क्रूड ऑयल। ठीक है, स्वीट्स हमारे पास क्रूड ऑयल वो होते हैं जो कि इजीली यहाँ पर रिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, एंड सार क्रूड ऑयल की कंटेक्स्ट में हमने वेनेजुएला का जब मुद्दा चल रहा था तब डिस्कस किया था कि इनके पास जो क्रूड ऑयल है वो सार क्रूड ऑयल है एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस जो है हमारे पेट्रोल के एंड रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं पेट्रोलियम से, वो उनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव तो
टेक्निक या तरीका नहीं है सार क्रूड ऑयल का, बट स्टिल अगर आप देखो चाइना जो है मैक्सिमम यहाँ पर वेनेजुएला से उस टाइम पे क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता था, क्योंकि इनके पास प्रॉपर यहाँ पर टेक्नोलॉजी चीपर प्राइसेस पे एक्सट्रैक्शन की थी या चीपर कॉस्ट पे ऑलरेडी थी, क्योंकि R&D चाइना के अंदर बहुत बेटर है एज कंपेयर टू बाकी अदर कंट्रीज एंड यूएसए की भी जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मर्बन क्रूड ऑयल किस कैटेगरी में आता है? मर्बन क्रूड ऑयल आता है हमारे पास स्वीट की कैटेगरी में। ठीक है, क्या आप कह सकते हो कि ग्लोबल बेंचमार्क जो है ना, ग्लोबल बेंचमार्क की जो कि सबसे इजी तरीके से रिफाइन किया जा सकता है क्रूड ऑयल, ठीक है, दैट इज मर्बन क्रूड ऑयल, जो कि यूएई यहाँ पर अब आप कह रहे हो कि इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आपकी न्यूज़ ये चीज़ कहती है। बाकी रिपीटेड इन्फॉर्मेशन ये आपको यहाँ पर बताई गई है कि प्रोडक्शन सरकार ने बोला मैक्सिमाइज हो गई है, 100% के बेसिस पे हम अपना काम कर रहे हैं। एलपीजी जो है उसकी सप्लाई भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 60% ऑफ द एलपीजी को हम इंपोर्ट करते हैं, बट स्टिल हमारी रिफाइनरीज यहाँ पर काम कर रही हैं। और इसके अलावा आपको न्यूज़ में यहाँ पर देखने की कुछ जरूरत भी नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलपीजी। एलपीजी वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कह रही है इट इज हेवियर देन एयर। सेकंड स्टेटमेंट आपकी कह रही है इट हैज अ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। ठीक है, हेवियर देन एयर है, दैट मीन्स कि 1.5 से 2 टाइम्स हेवियर देन ये एयर होती है, ताकि ये लीक्स जो है कैन सेटल इन लो एरियाज। ऑब्वियस सी बात है कि एयर से हेवियर है तभी जाकर ये सिलेंडर के अंदर फिट आती है, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास। ठीक है, एंड दूसरी बात यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट दूसरी क्या कह रही है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कि कितना ज्यादा ये हीट को प्रोड्यूस कर सकती है एंड कितनी एफिशिएंसी से ये बर्न हो सकता है एंड कितनी एफिशिएंसी से मैक्सिमाइज आउटपुट दे सकता है। ठीक है, मैक्सिमाइज्ड आउटपुट की जब हम बात करते हैं वो प्रोवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। एंड अगर नंबर्स की बात करें, 45,000 किलो जूल्स पर केजी से ज्यादा ये एनर्जी को यहाँ पर या हीट को अगर मैं आपको बताऊं प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो दैट मींस कि आसपास की जो लेटेंट हीट यानी कि स्टोर्ड हीट होती है वो भी इजीली बर्न हो जाती है एलपीजी के कॉन्टेक्स्ट में। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। हमारे पास जैसे हम चूल्हा में पहले क्या यूज करते थे, लकड़ी को, कोल को यूज करते थे ना। कंपैरिजन क्यों था एलपीजी के साथ? कि एक तो आइज के लिए यहाँ पर यानी कि हेल्थ के लिए अच्छा है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि ये एनर्जी एफिशिएंट है एज कंपेयर टू हमारे पास जो पहली टेक्निक्स हुआ करती थी ऑफ मेकिंग फूड, है ना। तो इसी वजह से हाई कैलोरीफिक वैल्यू को भी या इसको एज अ ग्रीन एनर्जी या ग्रीन भी नहीं, एज एन एनर्जी सोर्स, बेटर रिसोर्स हम इसको मानकर चलते हैं। तो इसका मतलब यही है। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर इसको सेफ्टी एंड ऑर्डर की बात की जाती है। इट इज नेचुरली ऑर्डरलेस। हमें ये तो डिस्कस किया था, प्रोपेन एंड ब्यूटेन मेजरली यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट होता है, कि केमिकल फॉर्मुलाज एक बार देख लेना है इसके, क्योंकि अब जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं उसके अंदर ये केमिकल फॉर्मुला जरूर पूछे जाते हैं आपसे, तो उस चीज को भी इंक्लूड करना। ठीक है, तो ऑर्डरलेस है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये ऑर्डरलेस गैस है तो हम लीकेजेस को यहाँ पर कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? तो लीकेजेस को डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली एक स्ट्रॉन्ग ओडरेंट को ऐड किया जाता है एनेबल करने के लिए लीक डिटेक्शन। और ये ओडरेंट क्या होता है हमारे पास? जनरली सल्फर। तो अब आपकी जो गैस जब कई बार ऑन रह जाती है और आपको स्मेल आ रही होती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ सल्फर ओनली। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ओडरेंट को यहाँ पर ऐड किया जाता है आपके एलपीजी सिलेंडर के अंदर, ताकि अब आपको पता लग जाए कि लीकेजेस अगर हो रही हैं तो वो उसको आप स्विच ऑफ कर दीजिए। क्योंकि अब हमारे पास वोलेटिलिटी भी यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि कई बार सिलेंडर अगर आप देखो लीकेज हो जाता है, हल्का सा आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का स्विच भी ऑन करते हैं तो उससे चांसेस होते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आप देखोगे कि बर्निंग के चांसेस या इवन के धमाका होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। एज ऑयल वेल बर्न इन वेस्ट एशिया, एनवायरमेंट बिकम्स अनदर कैजुअलिटी टू द वॉर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता ही है 28 फरवरी ऑनवर्ड्स चल रही है हमारी वॉर एंड कॉन्टिन्यूसली बॉम्बिंग हो रही है इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर, है ना, इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर वेस्ट एशिया के अंदर भी। अगर आप देखो कि आसपास जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज का भी चल रहा है उसकी वजह से, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? सबसे मेजर चीज आती है हमारे पास क्लाइमेट का कॉस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऊपर से हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, उस वजह से रिपल इफेक्ट भी क्रिएट हो रहा है। रिपल क्या होता है कि कई बार आप एक पत्थर फेंकते हो ना पानी के अंदर तो हमारे पास रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वो रिपल इम्पैक्ट ये देखने को भी मिल रहा है। समझते हैं इस चीज़ को। सबसे बड़ी चीज़ है कि अब हमारे पास ये जब वॉर शुरू हुई उसके बाद टैंकर्स को एंड इवन के इंपॉर्टेंट प्लेसेस को जब बॉम्ब किया जा रहा है, क्योंकि अब ऑयल से रिलेटेड भी मुद्दा यहाँ पर चल रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब हमारे पास जो एमिशंस हो रही हैं दैट इज ऑलमोस्ट, जो एमिशन अभी तक 28 से लेकर आज कितने हमारे पास तारीख हो चुकी है? 16 तारीख हो चुकी है। ठीक है, तो ये 15-16 दिनों के अंदर आप देखोगे कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड या इवन की जितना ज्यादा पोल्यूशन कॉज हुआ है दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द पोल्यूशन लेवल्स जो कि फ्रांस पूरे एक साल में यहाँ पे कंडक्ट करता है, वही 13-14 दिन के अंदर यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, एक चीज ये है। एंड मेजरली हमारे पास क्या रिलीज हो रहा है यहाँ पर? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है एंड उसके अलावा ब्लैक कार्बन भी रिलीज हो रही है।
ब्लैक कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्वेश्चन उसका आपका उसी के रिगार्डिंग है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये चीज हो रही है। तो क्लाइमेट का कॉस्ट आपको ये देखने को मिल रहा है कि अब वॉर टेक्स इनटू अकाउंट मिलिट्री ऑपरेशंस एंड रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स जो है वो यहाँ पर देखने पड़ेंगे। तो फॉरेस्ट फायर्स एंड लॉन्गर फ्लाइट रूट्स जो है उस वजह से हमारे पास और ज्यादा कार्बन एमिशन हो रही हैं। एंड जो कॉन्फ्लिक्ट जो है अब वो किस वजह से, एक प्लेइंग आउट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक क्रूशियल आर्टरी है फॉर द पैसेज ऑफ ऑयल एंड गैस सप्लाईज। तो इस वजह से जो ग्लोबल मार्केट्स की डिपेंडेंसी है एनर्जी के ऊपर वो भी यहाँ पर सफर तो कर रही है। तो एज ए रिजल्ट जो रिपल इफेक्ट यहाँ पर बन रहा है वो यही बन रहा है कि इरप्शन जो 28 फरवरी ऑनवर्ड्स हो रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसने ऑयल प्राइसेस को सोर कर दिया है। ठीक है, अब ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन जिन्होंने अब यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि हम कार्बन एमिशंस को कम करेंगे एंड उसके रिलेटेड उन्होंने सीबैम को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो अब इसी वजह से ब्रसेल्स जैसी कंट्री है उन्होंने बोल दिया कि हम रिलैक्स कर रहे हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड अभी जितने भी हमारे पास ये प्रोविजंस अवेलेबल थे, क्योंकि हमें हमारी नेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है हमें कि हमें रिसोर्सेज को यूज करना है जस्ट टू कीप देम रनिंग। ठीक है, प्रोसेसेस को रन करने के लिए हमें रिसोर्सेज को यूज करना है, हम नहीं देख रहे हैं कि अब कार्बन फुटप्रिंट कितना हो रहा है जब तक ये वॉर चल रही है एटलीस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि ब्रसेल्स जो फेस प्रेशर टू रिलैक्स इट्स एमिशंस ट्रेडिंग रूल्स इन रिस्पॉन्स टू सर्जिंग एनर्जी प्राइसेस। तो बाकी गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी स्टेप्स लिए हैं टू हेल्प द मोटरिस्ट फिल अप एट देयर पंप्स। तो ऑब्वियस सी बात है अब हमारे पास उन रिसोर्सेज को जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस कर रहे हैं वो भी अब यूज हो ही रहे हैं। तो कार्बन जो है एमिशंस की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ इट इज सफरिंग। ये आपकी सिंपल सी ये न्यूज कहती थी। ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लैक कार्बन। पहली स्टेटमेंट कह रही है इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फाइन पार्टिकुलेट मैटर 10। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है इट इज फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बायोमास एंड बायोफ्यूल्स। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहने का यहाँ पर मतलब क्या है कि ब्लैक कार्बन एक मेजर कंपोनेंट है फाइन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का। ठीक है, तभी जब हम ब्लैक कार्बन की बात करते हैं, जब हम सूट की बात करते हैं, जब हम एनवायरमेंट के अंदर उसको पढ़ते हैं, दैट कम्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द यू कैन से बायोफ्यूल्स, बायोमास एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो पार्टिकुलेट मैटर 10 होता तो इतना ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती, बट यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, दैट मीन्स इट कैन ईजिली एंटर योर लंग्स। शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल होता जरूर है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जब ये रिलीज होता है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, बट ये जो हमारे पास ब्लैक कार्बन है ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर करके हमें परमानेंट डैमेज भी दे सकता है, इसी वजह से इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पर अभी हमारे पास एनवायरमेंट के साथ साथ अगर हम देखें आप न्यूज के अंदर यहाँ पर हेल्थ कंसर्न को भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जिनका भी मेंस है उस चीज को भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। जब मेंस लिखोगे अगर आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके का कुछ हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जब हम ब्लैक कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप हेल्थ कंसर्न को भी रेज कर सकते हो वॉर की वजह से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में नजर रखना है या ध्यान में रखना है। ठीक है, करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट बी। ईरान वांट्स टू मेक अ डील बट टर्म्स नॉट गुड इनफ, माइट हिट खार्ग फॉर फन, सेज ट्रंप। तो खार्ग आइलैंड की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि लाइफलाइन है ऑफ ईरान, है ना। कैसे है उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, बट अभी कहने का मतलब यही है कि ईरान चाहता है अभी डील करना, बट जो टर्म्स है दे आर नॉट गुड इनफ फॉर ट्रंप और फॉर अमेरिका। ठीक है, देयर इज नथिंग इन देम जो कि अभी अमेरिका को एक्साइट कर रहा है। तो उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में हम तो लड़ाई को यहाँ पर लड़ते रहेंगे टिल द टाइम वी फिनिश ईरान। ठीक है, कि अगर जरूरत भी पड़ी जस्ट फॉर फन वील हिट खड़ग ऑल्सो, खड़ग आइलैंड ऑल्सो। अभी उन्होंने इंडिकेशन दी है कि हमें पता है खड़ग आइलैंड के बारे में, हम अभी तक उसको हिट नहीं कर रहे थे, उसके पीछे का रीजन भी डिस्कस करेंगे अभी क्यों हिट नहीं कर रहे थे। बट अगर अब जस्ट फॉर फन ईरान इफ डजंट सरेंडर्स, ईरान डजंट वांट टू सरेंडर, बट अब यहाँ पर अब क्या है ईरान वांट्स टू पुट इन अ डील जो कि अब क्या है दोनों की साइड ही न्यूट्रल रहेगी, या डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू वो आना चाहते थे यहाँ पर। बट ट्रंप ऑन द अदर हैंड वांट्स ईरान टू कंप्लीटली सरेंडर एंड लुक इनटू द मैटर्स, जो कि अब यहाँ पर ईरान को बेनिफिट तो नहीं देने वाले हैं, सोली अमेरिका को ही बेनिफिट देंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं खड़ग आइलैंड से रिलेटेड में। इट इज लोकेटेड इन पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अरेबियन सी, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है फेयरली सिंपल ऑप्शन नंबर ए, पर्शियन गल्फ के अंदर है। अब आपको मैप के थ्रू भी मैं लोकेशन दिखा देती हूँ। दिस इज योर पर्शियन गल्फ, दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है हमारी अरेबियन सी, है ना। इस वाले एरिया के बाद से आप देखोगे कि अरेबियन सी शुरू हो जाती है। एंड समवॉट हियर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दिस इज योर खड़ग आइलैंड। ठीक है, दिस इज योर खड़ग आइलैंड जो कि अब यहाँ पर ईरान की होल्ड करता है 10% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रूवन ऑयल रिजर्व्स एंड 15% ऑफ इट्स गैस। तो कोई भी यहाँ पर अगर एक्सचेंज करना होता है, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ इट के गैस एंड ऑयल अगर करना होता है खड़ग आइलैंड से ही होता है। एंड ये मेनलैंड से ईरान से भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा तो दूरी है, 40-50 किलोमीटर दूर है एंड सी के ऊपर ही है, तो एक्सचेंज यहाँ पर ऑयल एंड गैस की बहुत ईजिली हो जाती है। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो कि अगेन यहाँ पर होके जा रहा है बंदर अब्बास वाले एरिया
से, ठीक है। तो इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईरान इज रिलेटिवली सिंपल, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी किसके, ईरान के कंट्रोल के अंदर है। तो दे कैन, यू कैन ऑल्सो से के कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मेजर अदर कंट्रीज ऑल्सो, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई है, ओमान भी है इवन की थोड़ा बहुत, है ना। तो ये सारी जो सिचुएशन है अभी कंट्रोल ऑफ ईरान के अंदर ही है। तो अब हमारे पास अगर आप कहो कि ईरान की जो लार्जेस्ट टर्मिनल है दैट इज खड़ग आइलैंड, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के लिए ही नहीं, इट इज ऑल्सो अ मिलिट्री हब, ठीक है। मिलिट्री हब फॉर ईरान, जहां पर खड़ग इज वन ऑफ द ईरान मोस्ट सिग्निफिकेंट मिलिट्री लोकेशन, जहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी 112th ज़ुल्फ़िकार सरफेस कॉम्बैट ब्रिगेड यहाँ पर ऑपरेट करती है, यहाँ पर स्टेशनड है एंड यहीं से ही ऑपरेट करती है। तो मिलिट्री पर्पस के लिए भी जरूरी है एंड इवन रिजर्व्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई अमेरिका डिड नॉट बॉम्ब इट टिल नाउ, कि वो अवॉइड कर रहे थे किसी भी तरह का एनर्जी शॉक जो कि वर्ल्ड के अंदर हो, क्योंकि ईरान अब सप्लाई तो कर ही रहा है ना यहाँ पर। एंड इम्पैक्ट अगर आप देखोगे इस एरिया के अंदर, अगर आप देखो कि 10% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रूवन रिजर्व्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो 10% को डिस्ट्रॉय कर देना कोई बुद्धिमता की बात तो यहाँ पर नजर नहीं आती है ना। क्योंकि अब एक एनर्जी शॉक जो है इसकी वजह से आता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इस जगह पे ब्लॉकेज है जो कि 20% ऑफ द वर्ल्ड को कैरी कर रहा है, 20% ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज ऑफ ऑयल कि यहाँ पर इस एरिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अगर कैरी फॉरवर्ड हो भी रहे हैं, तो अगर उनमें से भी कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो आप उसको बर्न कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी शॉक देखने को मिल रहा है। देन बार्गेनिंग चिप की तरह यूएसए इसको यूज करना चाहेगा मे भी आने वाले टाइम में, कि आप हमें ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो दे दीजिए, हम ईरान को छोड़ देंगे। तो बार्गेनिंग चिप की तरह इसको यूज किया जा सकता है। पब्लिक सपोर्ट का रिस्क, अटैक करना ईरान के एनर्जी सोर्सेज को एक बैकफायर पॉलिटिकल डिसीजन कर सकता है उनको, कि ये जो स्ट्राइक्स हैं ये अब रैली कर सकता है डोमेस्टिक सपोर्ट फॉर तेहरान इंस्टेड ऑफ वीकनिंग इट, ठीक है। एंड रिस्क ऑफ काउंटर अटैक्स, अब डायरेक्ट अटैक्स जो है ईरान भी अब यूएसए के ऊपर एंड इवन इजराइल के ऊपर भी अगेन धमकी दी है कि अगर बोला कि खड़ग आइलैंड के ऊपर आप अटैक करोगे तो हम जो जितने भी इजराइल के बेसिस है उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ईरान की तरफ से ये धमकी इजराइल को भी दी गई है। तो ये प्रॉब्लम या प्रोबेबल कॉजेज हो सकते हैं जिस वजह तक अभी तक यूएसए ने खड़ग आइलैंड्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया या उसके ऊपर अटैक नहीं किया है, ठीक है। ये सिंपल सी आपकी बात है। देन यूपीएससी न्यू रूल, सुप्रीम कोर्ट नॉट मस्ट फॉर डिले इन चूजिंग स्टेट डीजीपीस, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट कर रही है कि यूपीएससी को अब कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी रिटायरमेंट होने वाली है ना, अब उस जगह पे उस डीजीपी की जगह पे कोई और डीजीपी जो है वो भी प्लेस तो होगा ही ना, उनकी भी तो यहाँ पर प्रमोशन होगी जो कि ऑलरेडी लोअर रैंक्स में हैं, डीजीपी के लिए ड्यू हैं। बट यहाँ पर देखा जा रहा था कि यूपीएससी जो है वो अब डिले कर रहा था इस प्रोसेसेस में, जिस वजह से कई कई जगहों पे बहुत सारे डीजीपीस की अवेलेबिलिटी टाइमली हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि प्रमोशंस जो है वो यूपीएससी टाइमली नहीं कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट अपेरेंटली हैड टू इंटरवीन एंड उन्होंने बोला है कि कोई भी ऐसा डीजीपी, करंट डीजीपी अगर वो रिटायर होने वाले हैं तो उनकी रिटायरमेंट से 3 वीक्स पहले ये मैंडेटरी होगा कि यूपीएससी अब नाम स्टेट गवर्नमेंट को दें, क्योंकि अब डीजीपी का जो प्रोसेस है वो ऐसे ही है ना कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं। तो अब यूपीएससी जो है वो 3 नाम उन स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा, रेकमेंड करेगा 3 हफ्ते पहले ही, 3 या 4 नाम जितने भी हैं रिकमेंडेशंस में 3 हफ्ते पहले उनको देने अब मैंडेटरी होंगे, ठीक है। अगर आप 3 हफ्ते से पहले या उसे डिले भी करते हैं तो देन सुप्रीम कोर्ट विल ऑटोमेटिकली इंटरवीन एंड आस्क यूपीएससी के डिले क्यों हुआ, क्योंकि अब ये जो अब डिले है इस वजह से प्रोसेसेस रुक जाते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डीजीपी इज द हाईएस्ट पोस्ट इन अ स्टेट। तो उस चीज के लिए हम कैसे अपनी जो सिक्योरिटी है उसको ताक पर रख रहे हैं। तो यूपीएससी की तरफ से ये जो डिले किया जा रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है, पहली चीज। तो दूसरी चीज अब उन्होंने यहाँ पर यही बोली है कि 3 हफ्ते पहले रिटायरमेंट से कोई भी अभी जो प्रेजेंट डीजीपी हैं उनसे पहले ये नाम स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस आप प्रोवाइड कर दीजिए, उनमें से जो चूज करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को विद इन 3 वीक्स एंड बाय द टाइम जो व्यक्ति अब डीजीपी की पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह ऑलरेडी लेने के लिए या ऑफिस में उनके किसी और उनकी जगह लेने के लिए ऑफिस में ऑलरेडी कोई एक व्यक्ति यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। एंड किसी भी तरह की डिले अगर होती है तो यहाँ पर यूपीएससी को फिर से फटकार लगाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंड कोई एक्शन भी यहाँ पर लिया जा सकता है आने वाले टाइम में। तो ये डिले यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देन इंडिया यूरोपियन यूनियन टाइज एंड फोकस एज जयशंकर विजिट्स ब्रसेल्स के 2 या 3 दिन के दौरे पर हैं यहाँ पर एस जयशंकर जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेजर आइडिया क्या है कि अब इंडिया की जो अभी यूरोपियन यूनियन के साथ लेटेस्ट डील हुई है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है अगेन ब्रसेल्स, है ना। तो अब आप कह सकते हो यूरोपियन यूनियन का एक तरह से हब या हेडक्वार्टर्स की तरह ब्रसेल्स को भी ट्रीट किया जाता है। सो अब कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि पहली ऐसी मीटिंग हो रही है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिस्कस किस चीज को किया जाएगा, एनर्जी को लेकर डिस्कशन होने के चांसेस हैं कि एनर्जी सप्लाईज किस तरीके से यहाँ पर केटर की जा
सकती हैं, एंड किस तरीके से क्लीनर फ्यूल्स की तरफ यहाँ पर जो चलने की बात की जा रही है, एंड किस तरीके से जो अब नॉलेज ट्रांसफर यूरोपियन यूनियन इंडिया की तरफ करने जा रहा है, ताकि हम यानी कि इंडिया जो है अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सके। एंड मैं हो सकता है कि सीबैम को लेकर भी कोई अपडेट आने वाले टाइम में आपको मिल जाए, क्योंकि अभी वॉर ऑन गोइंग है, तो हो सकता है उसके अंदर भी रूल्स के अंदर रिलैक्सेशन देखी जा सके। देन नॉर्थ कोरिया कंडक्ट्स टेस्ट फॉर न्यूक्लियर केपेबल रॉकेट लॉन्चर्स। तो नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किए हैं न्यूक्लियर केपेबल रॉकेट लॉन्चर्स, जो कि अब एक दिन पहले अगर हम बात करें, एक तो ये न्यूज़ है, इससे एक दिन पहले 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी लॉन्च यहाँ पर डिटेक्ट किया गया था। एंड जो कंट्री के लीडर हैं किम जोंग उन ने ओवरसी किया था इस टेस्ट को, एंड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स MRLS बोला जाता है, उसको यहाँ पर टेस्ट किया गया है, जो कि केपेबल है ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है इंफॉर्मेशन आपके लिए। देन श्रीलंका अडॉप्ट्स QR बेस्ड जो फ्यूल सेल्स है, कॉल्स इट प्रिकॉशनरी मेजर। तो यहाँ पर एक दो चीजें मैं डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ फटाफट से। श्रीलंका के अंदर भी एनर्जी क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस वजह से उन्होंने इंडिया से यहाँ पर हेल्प भी सीख की थी। ठीक है, एंड इंडिया के फेवर में भी यहाँ पर अगर आप देखो तो अगेंस्ट जब ईरान की शिप को यहाँ पर बचाया जाना था, तो श्रीलंका की नेवी और इंडियन नेवी दोनों ही यहाँ पर गई थी, है ना। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर एलिगेशन लगाया गया था कि इंडिया का ही हाथ था फॉर डिस्ट्रॉइंग इट इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, तो जो कि गलत था, है ना। तो अभी ये चीज़ है। अब यहाँ पर अगर आप देखो श्रीलंका के अंदर ऑलरेडी शॉर्टेज चल रही है सप्लाई की, तो उन्होंने क्या किया है, एक लिमिट सेट कर दी है कि 15 लीटर्स कार के लिए मैक्सिमम जितना तेल एक टाइम पे दे सकते हैं, प्लस 5 लीटर्स ऑफ ऑयल फॉर यू कैन से 2 व्हीलर्स अलाउड है। एंड सरकार ने बोला है यहाँ पर जितने भी लोग हैं कि आप अपने एक ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, जहाँ पर QR की अवेलेबिलिटी होगी, जहाँ पे अगर आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी होगा, उसके बाद ही आपको जो ऑयल है वो मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि ये हमारे पास शॉर्टेज की वजह से इशू चल रहा है, इस वजह से आप जो ऑयल है उसको प्रिजर्व करके रखिए, जितना आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं उसको करिए। एंड इंडियन ऑयल कंपनीज या इंडियन ऑयल रिफाइनरीज की जो सबलेट कंपनीज यहाँ पर होती हैं, सब कंपनीज भी होती हैं जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड हैं, सम ऑफ देम आर इन श्रीलंका ऑल्सो, तो उन कंपनीज ने यहाँ पर बोला है कि दे आर रेडी टू सप्लाई ऑयल। ठीक है, रेडी टू वर्क एट देयर फुल पोटेंशियल एंड दे आर रेडी टू सप्लाई ऑयल ऑल्सो। तो मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली इंडिया इज ऑल्सो इंटरवीनिंग एंड हेल्पिंग श्रीलंका। अब श्रीलंका ने हेल्प भी यहाँ पर सीख की थी फॉर ऑयल एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसी वजह से ये चीज़ यहाँ पर बताई भी गई है। देन डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर एंड एनकरेज फार्मर्स टू ग्रो पल्सेस, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है, सुप्रीम कोर्ट के पास बार बार ये चीज़ें बोली जाती हैं, इन्फॉर्मेशन पिटिशंस पहुंची जाती हैं। तो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक और ऐसी पिटिशन आई थी, जहाँ पर अब आप देखो कि फार्मर्स जो हैं एग्रीकल्चर के अंदर इतना ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ एसोसिएटेड है, बट इतना ज़्यादा आउटकम नहीं लेकर आ पाती, प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर आ पाती। तो सरकार को भी बार बार ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एंड सरकार यही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करती है। एंड फार्मर्स को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ बोली है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टली आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए, कि सिर्फ और सिर्फ पैडी की या आप कहो कि वीट की ग्रोथ से हमारे पास कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि सॉइल के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ता ही है। ऑब्वियस सी बात है, सेम तरह के जो रिसोर्सेज है सॉइल से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, तो उस चीज़ को यहाँ पर फुली रिकवर या रिप्लेनिश कभी नहीं किया जाएगा। प्लस यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट उसका देखने को नहीं मिलता है। तो पल्सेस को उगाना ज़्यादा शुरू कीजिए, क्योंकि पल्सेस के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है, तो धीरे धीरे करके आप उसको एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन दूसरी चीज़ है कि पल्सेस को जब आप ग्रो करते हो तो नाइट्रोजनस कंपोनेंट उसके अंदर ज़्यादा होता है, तो वो आपके जो सॉइल है उसको भी रिप्लेनिश करने में आपकी हेल्प करेगा। लेग्यूमिनस प्लांट्स हम बोलते हैं, तो उसके अंदर पल्सेस भी आते हैं लेग्यूम्स के अंदर, है ना। तो यही एक प्रोसेस है जो बोल रहे हैं कि आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए चीज़ों को MSP अगर आप सिक्योर भी करना चाहते हो तो पल्सेस के ऊपर देना उसको आसान होगा। क्यों? क्योंकि पल्सेस जो है अभी ग्रो की जा रही है लिमिटेड तरीके से। पैडी की बात करें, वीट की बात करें, उस पर अगर आपको MSP मिल भी रहा है वो इतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डिमांड भी है बट सप्लाई भी ओवर सप्लाई है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप MSP इतना ले ही नहीं पाओगे। पल्सेस को ग्रो करना शुरू करो, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अभी लिमिटेड हमारे पास सप्लाई है, डिमांड रिलेटिवली ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा MSP यहाँ पर सिक्योर कर पाओगे कि इकोनॉमिक बेनिफिट भी आपका हो गया, डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेसेस भी हो गए, सॉइल हेल्थ को भी रिटेन करके रख लिया। तो यही चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सरकार को कि आप फार्मर्स को समझाइए इन अ बेटर वे कि ऑल्दो यू आर रनिंग कैंपेन्स एंड यू कैन से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड स्कीम्स, बट ऑल्सो यहाँ पर अभी फार्मर्स को इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक सिंपल सी यहाँ पर बात सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोली। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का आपका न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है, एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-8903-043 पे भी विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, आवर टीम विल रीच आउट टू यू। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपके पास टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जाकर भी डाउट
को पूछ सकते हैं, तो उस डाउट को भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर कवर कर लेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, नई चीज़ों को सीखते रहिए। एंड वॉर से एक चीज़ तो ज़रूर यहाँ पर सीखी है कि कार्बन चेंज जो हमारी फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, एट द एंड इट रिमेन्स अ होक्स, है ना। कहीं पर भी उसको यहाँ पर आप केटर नहीं कर रहे हो कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो पहले मैटर करने चाहिए, उसके बाद जाकर हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। तो नो बडी एक्चुअली रियली केयर्स, दैट इज वॉट आई फील, है ना। कि जब लड़ाई हो जाती है कि सही चीज़ बोली जाती है कि ऑल इज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड दिस इज वॉर, राइट। तो वॉर की सिचुएशन में अब क्लाइमेट चेंज या क्या ह्यूमैनिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई कंट्री को यहाँ पर ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ना। तो अभी तो धीरे धीरे करके जब ये वॉर खत्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अमन शांति का यहाँ पर हमें संदेश टाइमली देना ही चाहिए, है ना। इंडिया की सॉफ्ट पावर भी यही चीज़ है। तो कॉन्टिन्यूसली आप भी अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ करके काफ़ी चीज़ों को डेवलप भी कर सकते हो लाइफ के अंदर। तो अगर कल को ऑफिसर बन जाते हो तो यही सॉफ्ट पावर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी, ठीक है। तो ये जस्ट एक नसीहत थी आपको। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।